हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए यहां पर क्लास 12th केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं और उनके जो पेपर हैं वो मैं लेकर आया हूं। तो यहाँ पर मैं आपको आज फुल वायरल मॉडल पेपर सोल्यूशन लेके आया हूँ। जी हाँ, इसमें आपको पूरा कंप्लीट पेपर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट देने वाला हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का है। किसका सर? क्लास 12th केमिस्ट्री का है। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए केवल केवल आपको 23 नंबर जरूरत पड़ेगी। 30 नंबर आपको सर स्कूल से दिया जाएगा। तो ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का पूरा पेपर है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना है। जो टाइमिंग दिया जाएगा 3 घंटे आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आपको गणनात्मक मतलब कि जो आपको क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन करना है। साथ ही साथ आपको जहां पर इक्वेशन का वहां पे प्रयोग किया गया वहां पे आप इक्वेशन का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका बहुविकल्पीय आएगा। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 मोल Na2SO4। Na2SO4 इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन कैसे राइट होगा उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्वथनांक उन्नयन होता क्या। तो क्वथनांक उन्नयन एक कोलिगेटिव गुण है, जिसका अर्थ यह है कि विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। जब किसी विलायक में कोई विलय घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें देखेंगे कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं। सबसे पहले ग्लूकोज और यूरिया का देखेंगे। तो ये दोनों अणुई यौगिक हैं, अणुवीय यौगिक हैं। जब ये पानी में घुलते हैं तो केवल एक ही प्रकार के कण बनाते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें KNO3 और Na2SO4 तो ये दोनों आयनिक यौगिक हैं। जब ये पानी में घुलते हैं तो ये कई आयनों में टूट जाती हैं, ठीक है। अब फिर इसमें जब तुलना करेंगे तो आपका जो Na2SO4 आएगा इसका अधिक कण प्रदान करता है, इसलिए Na2SO4 का जो विलयन है KNO3 की तुलना में अधिक क्वथनांक वाला प्रदर्शित करेगा। इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या राइट है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, दाब पर करता है, ताप पर करता है। धातु की प्रकृति और आयनों पर निर्भर नहीं करता। बाकी यहाँ पे एकदम पूरा एक्सप्लेन करके मैंने किया है। अगर आपके पास टाइम होगा तो इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे, एक अभिक्रिया हो रही है ए से बी की तरफ में। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता का कितना है? 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। तो इसकी कोटि कितना होगी? 1/2 होगी। लेकिन कैसे होगी ये ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभिक्रिया की दर निकालना है तो dx/dt इक्वल टू के और a के पावर n होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ाए तो वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो जहां पे n है, जहां पे यहाँ पे a है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इधर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जब इसको बराबर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हाफ बराबर क्या हो जाएगा? ये इसका बराबर करेंगे तो 1/4 ये पूरे पावर n मिलेगा। अब 1/4 अब पूरे पावर क्या n है? 1/4 क्या लिख सकते हैं? 1/2 के घाते 2 पूरे के घाते 2 पूरे घातीय लिख सकते हैं। फिर इसको करेंगे तो 1/2 पूरे घाते 2n। इसको ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2n है और इसके पूरे घात कितना है? 1 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2n। यानी कि 2n बराबर क्या आ गया? n आ गया। अतः जो अभिक्रिया की कोट कितनी होगी? 2 होगी। अभिक्रिया की कोट कितनी होगी? 2 होगी। अगला है यहाँ पे, अगला क्या है? I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? तो जब I2 को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो जो हमारा आयोडोफॉर्म क्या नहीं बनाता? तो एसीटोन नहीं बनाता, एथेनॉल नहीं बनाता, एसिटल्डिहाइड नहीं बनाता। लेकिन मेथेनॉल क्या करता है? बनाता है। बाकी यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे क्या क्या बनाता है।
अगला यहाँ पे विटामिन डी का पूरा नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है या राइबोफ्लेविन है या कैल्सिफेरॉल है या एल एस्कॉर्बिक अम्ल है? तो यहाँ पे देखेंगे जो विटामिन डी का पूरा नाम है वो आपका क्या है? कैल्सिफेरॉल है। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में होता क्या है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। यह एक वसा में अघुलनशील क्या है? अघुलनशील विटामिन है जो हमारी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में स्वयं बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। अन्य विकल्पों के बारे में देख लेते हैं जो अलग से 3 थे। थायमीन क्या होता है? तो थायमीन होता है, ये विटामिन बी1 है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यहाँ पे रहेगा, उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन बी2 में पाया जाता है, यह ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। और एल स्कॉर्बिक अम्ल जो कि क्या है? विटामिन सी है आपका। इसमें देखें तो हम लोग यह एक एंटीऑक्सीडेंट है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर आसर दाब 3.2 क्या है? वायुमंडल है, यानी कि एटीएम है। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का जो अणुभार है वो 342 दिया है, तो हमें विलियन स्थिरांक कैसी क्या करना है? गणना करना है। ठीक ना, विलियन का अणुभार कितना दिया है? हम 342 ग्राम प्रति मोल। घोल का सांद्रता डब्ल्यू कितना दिया है? 45 ग्राम प्रति लीटर। तापमान टी कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन बदलेंगे तो 293.5 केल्विन आएगा। और इन्होंने परासरण दाब जो पी का मान इन्होंने दे रखा है 3.2 एटीएम दे रखा है। अब यहाँ पे गणना करेंगे। अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या होता है? विलियन का परासरण दाब पी ज्ञात करने के लिए पी बराबर होता है डब्ल्यू आर टी अपान एम। डब्ल्यू आर टी अपान एम हमें क्या निकालना है? यही आर निकालना है। जब आर निकालना है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? एम का गुणा पी में हो जाएगा, एम इंटू पी भागा डब्ल्यू इंटू टी बचेगा, ये हो जाएगा। अब सबका मान रखेंगे तो आर का जो मान निकल के आएगा वो 0.082057 लीटर वायुमंडल यानी कि एटीएम प्रति केल्विन मोल आएगा निकल के। अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण बताना है। और यहाँ पे एक इन्होंने न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है और निकालना है क्या है? ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है? ईएमएफ यहाँ पे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एमजी दिया है, सीयू दिया है, तो सीयू ठोस सेल के लिए ईएमएफ हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेंगे प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते क्या है, अंतर भी देख लेंगे। देखिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाते हैं और इनका विद्युत चालकता उच्च होती है। उदाहरण के लिए जैसे कौन कौन से आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल HTSO4 है। वही दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित नहीं होते बल्कि आंशिक रूप से क्या होते हैं? विघटित होते हैं और इनकी विद्युत चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में क्या होती है? कम होती है। उदाहरण के लिए जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ठीक ना। अब यहाँ पे आपका दिया गया है E0 Cu कितना दिया है इन्होंने? प्रश्न से देखेंगे 0.31 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। E0 Mg इन्होंने -2.37 वोल्ट दिया है। Cu आयन कितना दिया है इन्होंने? 1 × 10⁻⁻1 मोल दिया है। और यहाँ पर Mg आयन कितना दिया है? 0.01 मोल इन्होंने दे रखा है। अगर हमें EMF निकालना है, ठीक है ना, तो इसके लिए सूत्र होता है E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.59 अपान M एन लॉग Mg प्लस एंड Cu आयन, यानी कि Mg आयन और Cu आयन, जहां E0 सेल जो प्राप्त करना है हमें E0 कैथोड और E0 एनोड से प्राप्त होगा। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से प्राप्त होगा।
अब हम सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। अगर ई नॉट सेल निकालना है हमें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ई नॉट सेल की गणना हम लोग करेंगे। यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कॉप सी यू आयन माइनस ई नॉट एम जी आयन। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हमारा ई नॉट सेल निकल के आएगा कितना, 2.68 वोल्ट। उसके बाद हमें नष्ट समीकरण ई की गणना करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक भैया, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखते हुए चले जाइए, इसकी वैल्यू रखते हुए चले जाइए, यहाँ पे ई नॉट से यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला इन्होंने प्रश्न दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम तथा 100 ग्राम जल में विलय करने के लिए वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है, तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले राउल्ट के नियम से देखेंगे, राउल्ट का नियम होता क्या है, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी। अगर पी नॉट माइनस पी को अगर और रखें खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए बी अपान एन ए अपान एन बी इंटू पी नॉट। अब देखेंगे जहाँ क्या क्या है, जहाँ जो डेल्टा पी है आपका, जहाँ जो डेल्टा पी है आपका ये क्या है, तो डेल्टा पी जो है आपका ये क्या है, वाष्प दाब में कमी। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एन बी क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। अब दिया है यहाँ पे, दिया क्या क्या ध्यान दीजिएगा, दिया है पी नॉट बराबर 17.53 mm दिया है एच जी, और पी का मान उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना, पी नॉट और पी का मान डेल्टा पी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अब विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम, जल का द्रव्यमान 100 ग्राम, जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल इन्होंने दिया है, तो विलय का अणुभार एम बी जिसे हमें ज्ञात करना है, तो अब इसको निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग विलायक की मोलक संख्या निकाल लेंगे, यानी जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार 5.56 मोल आ जाएगा एन का मान, और एन बी का मान निकालना है तो विलय का द्रव्यमान बटे एम बी मान रख देंगे, तो ये भी आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद राउल्ट के नियम से आप रख देंगे डेल्टा पी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इंटू पी नॉट, ठीक है ना, क्योंकि एन बी का मान बहुत छोटा है इसलिए एन बी प्लस एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए होगा, क्योंकि एन बी जो है बहुत छोटा है इसलिए एन ए ले रहे हैं, तो जहां पे आपका यहाँ पे एन बी है वहां पे एन ए ही रहेगा, तो एन बी अपान डेल्टा पी इक्वल टू एन बी अपान एन ए इंटू पी नॉट। अब सबका वैल्यू रख के यहाँ पे आप एम बी सॉल्व कर लेंगे तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 105.1 ग्राम प्रति मोल। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, ख वाला, किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझाइए। सबसे पहले जानते हैं हम लोग चालकता होती क्या है, जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसे हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकता यानी कंडक्टिविटी किसी विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को मापने वाली एक मात्रक है। इसे उस विलयन की इकाई लंबाई और इकाई क्रॉस सेक्शन एरिया में उत्पन्न धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई प्रणाली में चालकता का मात्रक साइमन प्रति मीटर यानी कि एस अपान एन या सीमेंस प्रति मीटर भी बोलते होता है। इसके संबंधित कारक क्या क्या है, तो चालकता आयनों की संख्या, उसकी गतिशीलता और आयनों के प्रकार और विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। वही मोलर हम चालकता की बात करें, जिसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा, मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघट्य के मोल मात्रा का चालकीय गुणांक है। जब वह किसी विलयन में घुल जाता है तो मोलर चालकता को विम्खी सूत्र द्वारा हम लोग परिभाषित करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा एम बराबर के सी अपान सी, लेमडा एम बराबर के सी अपान सी, जहाँ लेमडा एम क्या है, मोलर चालकता, कप्पा क्या है, चालकता, और सी क्या है आपका सांद्रता, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोल प्रति लीटर में होता है। इसका मात्रक देखिए तो इसका जो एसआई मात्रक होता है यह सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है, या साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही होगी तो बता दीजिएगा कमेंट करके, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सांद्रता के परिवर्तन पर चालक और मोलर चालकता पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है।
तो सबसे पहले देखते हैं चालकता यानी कप्पा का प्रभाव। सांद्रता बढ़ाने पर अगर देखें तो वैद्युत अपघट्टों की आणविक संख्या बढ़ जाती है, जिससे चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सांद्रता घटाने पर चालकता क्या होती है, घट जाती है। वहीं पे मोलर चालकता भी देखेंगे पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता बढ़ाने पर जब सांद्रता बढ़ती है तो आयन आपस में अधिक निकट आ जाते हैं, जिससे आयनन अंतःक्रिया बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक आयनों की गतिशीलता घट जाती है और मोलर चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही सांद्रता घटाएंगे तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस अपोजिट ही बस पढ़ना है इसको, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। इसको हमें NaOH प्लस Br2 जब ठंडे जल में करते हैं और HCl और H2 को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। सबसे पहले जानते हैं कि संतुलित समीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं। तो वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर होती है और यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है, पालन करती है। हमने एक छोटे छोटे पॉइंटों को भी कवर किया है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है ना। पहले इसको हमें संतुलित करना है। जब ब्रोमीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह एक असमानुपातन अभिक्रिया होती है जिसमें ब्रोमीन ऑक्सीकृत और अपचित दोनों होता है। अब संतुलित समीकरण देखेंगे तो इसको संतुलित करने के लिए आप रख सकते हैं 3Br2 प्लस 6NaOH से 5NaBr प्लस NaBrO3 प्लस 3H2 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है, ब्रोमीन के दो परमाणु ब्रोमाइड आयन में अपचित होते हैं और एक परमाणु ब्रोमेट आयन BrO3 आयन में ऑक्सीकृत होता है। तो ये आपका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला था XeF6 यानी जेनान हेक्साफ्लोराइड को जल से जब हम लोग क्रियाशील कराते हैं तब क्या होता है, जब जेनान हेक्साफ्लोराइड एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और जल के साथ अवक्रिया करके कई उत्पाद बना सकता है। अवक्रिया की परिस्थितियों के आधार पर यह उत्पाद बदल भी सकता है, ऐसा नहीं कि बस यह एक ही बनाएगा, यह अलग अलग भी बना सकता है। एक संभावित संतुलित समीकरण यहाँ पे दिया है XeF6 प्लस 3H2O XeO3 प्लस 6HAF ये बना रहा है, यानी जेनान हेक्साफ्लोराइड जल के साथ अवक्रिया करके जेनान ट्राईऑक्साइड XeO3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HCF वो बनाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, चौथा का है, देखिए क्या बोल रहा है, लैंथेनाइड तत्वों के दो उदाहरण दीजिए और इनके दो प्रमुख उपयोग भी लिखिए। 3 नंबर का है। तो लैंथेनाइड तत्व के उदाहरण क्या क्या है, तो समारियम है एसियम और नियोडियम है ND। तो ये दो लैंथेनाइड श्रेणी के क्या है, तत्व हैं और इनके दो प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं। अब इन्हीं की तो पहला इनका प्रमुख जो उपयोग है वो हम लोग किसके रूप में करते हैं, चुंबकीय सामग्री के रूप में, यानी कि नियोडियम ND का उपयोग शक्तिशाली अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, जो मोटरों, हार्ड ड्राइव्स और स्पीकर जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। वैसे हम लोग कैटलिस्ट का भी कार्य करते हैं। लैंथेनाइड तत्वों में जैसे सीरियम का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों के प्रसंस्करण में कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और सेरियम ऑक्साइड का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के लिए ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक क्वार्टर में भी किया जाता है। अगला यहाँ पर है ख वाला प्रश्न। ख वाला प्रश्न क्या है, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी आपको लिखना है। तो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करने की विधि, चलिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि 6CH5N2Cl एनिलीन 6CH5NH2 के डाई आइजो डाई डाई अजोटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया में एनिलीन को नाइट्रस अम्ल यानी EHNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करवाया जाता है और नाइट्रस अम्ल को आमतौर पर सोडियम नाइट्रस NaNO2 और HCl के मिश्रण द्वारा इन सीटू उत्पन्न किया जाता है। रासायनिक समीकरण यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपको देना है तो यहाँ पे है C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस PHCl से क्या प्राप्त हो रहा है, C6H5N2Cl प्लस NaCl यहाँ पे प्राप्त हो रहा है।
जहां पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, जहां पर C6H5NH2 एनिलीन है और सोडियम नाइट्रोक्साइड NaNaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl है, के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N2Cl प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। बस बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के दो प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं? तो सबसे पहला उपयोग है एजोडाई का निर्माण करने में, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग एजोडाई के निर्माण में किया जाता है। जब इसे फिनोल या एनिलीन के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो एजो यौगिक बनाते हैं, जो विभिन्न रंगों के डाई के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और सेंडमायर अभिक्रिया में भी इसका उपयोग करते हैं। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का उपयोग सेंडमायर अभिक्रिया में किया जाता है, जहां इसे कॉपर आई क्लोराइड, कॉपर आई ब्रोमाइड या कॉपर आई साइनाइड के प्रतिक्रियत करके बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु से को क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनो समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह अभिक्रिया बेंजीन बेंजीन के विभिन्न डेरिवेटिव्स यानी उप जातियों को तैयार करने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न यहाँ पे ग वाला, योग बहुलीकरण क्या है और दो उदाहरण दीजिए। चलिए, योग बहुलीकरण होता क्या है, इसके दो उदाहरण देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट सारे के सारे जो पेपर है पूरा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पूरा रट के तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं योग बहुलीकरण होता क्या है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे एकलकों की बड़ी संख्या आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक पॉलीमरेज श्रृंखला का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में किसी बाई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता और एकलकों के दोहरे या तिहरे बंधन टूटकर एकल बंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एकलक जैसे होते हैं और उनका पूरा योग बहुलक के रूप में होता है। योग बहुलीकरण के उदाहरण क्या क्या है? तो पहला है पॉली एथिलीन, जिसमें हम लोग मोनोमर जो कि एथिलीन है C2H4 और बहुलक क्या है, पॉली एथिलीन जो कि C2H4X है। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे पूरा दिया है, इसको नोट कर सकते हैं। एथिलीन के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीथीन बनाते हैं, जो प्लास्टिक बैग, बोतलें और अन्य प्लास्टिक सामग्री में प्रयोग करते हैं। दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में, पीवीसी के रूप में क्या क्या, मोनेमर जो कि विनाइल क्लोराइड C3H3Cl होता है और बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि यहाँ पे आपका X से जुड़ जाएगा। और ये रासायनिक आपका इक्वेशन है, यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। और विनाइल क्लोराइड के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बनाते हैं, जो पाइप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और प्लास्टिक उत्पादों में क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इन्होंने दे रखा है और इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। log 2 का इन्होंने मान दे रखा है, ठीक है ना। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 3/4 आयु t 3/4 की गणना करने के लिए पहले अर्ध आयु t हाफ का उपयोग करते हुए, यहाँ पे अर्ध आयु रहेगा, अर्ध आयु t हाफ का उपयोग करते हुए इसे अभिव्यक्त किया जाता है। पहले हम लोग t हाफ का क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो t हाफ बराबर यहाँ पे इन्होंने दिया है, जहाँ k का मान कितना दिया है, तो t हाफ की आप गणना कर सकते हैं। यहाँ पे t हाफ का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। अब t हाफ निकालने के बाद क्या करेंगे, 3/4 आयु यानी कि t 3/4 की हमें क्या करना है, गणना करना है। इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे है, t 3/4 बराबर log 4/1 अपान के का मान मैंने आपको बताया दिया ही है। log 4 का मान कितना होता है, log 2, 4 को log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और इसका एक फार्मूला होता है log, देखिएगा log m के पावर n बराबर n log m, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला आ जाएगा। और log 2 का मान इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे मान log 4 का मान कितना मिल जाएगा, 0.602। फिर यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू t 3/4 का यहाँ पे 337 सेकेंड आ जाएगा। और ये क्या इसका आंसर है, ठीक है। बाकी यार एक्सप्लेन पूरा करिए ना, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पूरा एक्सप्लेन करवाते चलेंगे एकदम खोल के तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा आपका टाइम लॉस हो। यहाँ पे आईपीएसी नाम लिखना है, किसका किसका, पहला है PTNS3 का होल थ्राइस 4 आयन और K2NiCN का होल 4। तो अगर इसमें देखेंगे जो केंद्रीय धातु है, पहला का आईपीएसी नामकरण करना है, प्लेटिनियम है।
लिगेंड क्या है, अमोनियम है, लिगेंड क्या है, अमोनियम है, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, जो घात है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 है। वो +4 क्योंकि 3 अमोनियम लिगेंड एक तटस्थ अणु है, इसीलिए प्लेटिनियम 4 आयन का आवेश होना ही चाहिए। अब संयोजक संख्या कितना है, यहाँ पे 6 है, क्योंकि प्लेटिनियम 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा ट्रिस अमोनिया प्लेटिनियम 4 आयन। ठीक है, अगला यहाँ पे है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यार, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है, हर एक चीज का। K2NiCN का होल 4, तो यहाँ पे केंद्रीय धातु क्या है, निकेल है, केंद्रीय धातु क्या है, निकेल है, लिगेंड क्या है, साइनाइट है। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि 4 साइनाइड लिगेंड एक ऋणात्मक आवेश रखते हैं और 2 पोटेशियम आयन एक धनात्मक आवेश रखता है, इसलिए निकेल पर +2 का आयन होना चाहिए। और संयोजकता कितनी यहाँ पे, 4 है, कितनी है, 4 है, क्योंकि निकेल 4 लिगेंड से जुड़ा हुआ, इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। तो आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड। अच्छा, ये जो सेकेंड लिखा है ये क्या है, और यहाँ पर भी आपने इसमें देखा आईपीएसी नाम, ये 4 क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा नीचे देखते हैं क्यों ये जुड़ता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिएगा यहाँ पे। लिगेंड जो होता है, लिगेंड के नाम के आगे ग्रीक संख्याएं जैसे मोनो, डाई, ट्राई आदि लगाकर उसकी संख्या को दर्शाया जाता है। और केंद्रीय जो धातु होता है, केंद्रीय धातु के नाम के बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या दर्शाई जाती है, और जो संयोजकता संख्या होती है उसे कोष्टक में लिख दिया जाता है, 3 है, 4 है, 2 है, जितना भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे परिभाषित करना है क्या क्या भैया, सबसे पहले करे जाए यहाँ पे है संकर आयन, और फिर यहाँ पे उप संयोजक संख्या। सबसे पहले संकर आयन को देखते हैं। एक संकर आयन एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है जो एक या एक से अधिक लिगेंड से घिरा होता है। लिगेंड वे अणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप संयोजक क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होते हैं, यह आमतौर पर एक धातु परमाणु या धातु आयन होता है। और लिगेंड क्या होता है, लिगेंड में अमोनियम NH3, क्लोराइड Cl आयन और साइनाइड CN आयन आदि शामिल होते हैं। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, यह एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसमें एक परमाणु लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन को योगदान करके बंध बनाता है। जैसे यहाँ पे 2 उदाहरण मैंने दिया है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं। संकर आयन के गुण क्या होते हैं, तो संकर आयन अक्सर रंगीन होते हैं। संकर आयन विद्युत का चालन कर सकते हैं। संकर आयन जटिल ज्यामितीय संरचना बना सकते हैं। अगला है उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है, उप सहसंयोजक संख्या किसी संकर आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड की संख्या होती है। इसे संक्षेप में समन्वय संख्या भी हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और उप सहसंयोजक संख्या के महत्व क्या क्या है कि उप सहसंयोजक संख्या संकर आयन की ज्यामितीय संरचना को निर्धारित करती है, और यह संकर आयन के रासायनिक गुणों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए। चलिए चलिए होता क्या है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एक अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और उस अणु के एक विशेष परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एलिल हैलाइड जैसे बेंजीन और उनके युग्मों में होती है। एरिल हैलाइड के उदाहरण क्या क्या है, तो पहला है बेंजीन में हैलोजन प्रतिस्थापन। बेंजीन से C6H6 से ब्रोमीन Br2 के साथ प्रतिस्थापन, यह हो गया। और इसके क्रियाविधि देखेंगे, सबसे पहले प्रारंभिक चरण में देखेंगे। ब्रोमीन को ब्रोमीनाइजिंग एजेंट जैसे फेरिक ब्रोमाइड VFB FeBr3 के साथ मिलाने पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन स्नेही Br+ बनाता है। ये इक्वेशन मैंने दिया है। दूसरा है एरिल हाइलाइड में प्रतिस्थापन देखेंगे, तो बेंजीन पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है जिसके बाद ये अभिक्रिया देता है। यहाँ पर ब्रोमीन जो Br+ है बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और बेंजीन हैलाइड ब्रोमो बेंजीन बनाता है। ये यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे है। इसका समाप्ति चरण तो अंतिम उत्पाद ब्रोमो बेंजीन C6H5Br और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। अगला यहाँ पे छठा जो प्रश्न है यहाँ पे क्या है, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन
कैसे प्राप्त करेंगे? एथेनॉल के दो प्रमुख उपयोग लिखिए और संबंधित सभी अभिक्रियाएं दीजिए। अथवा में कर सकते हैं। अथवा में क्या कर सकते हैं? फिनॉल बनाने की दो विधियां लिखिए और यह निम्नलिखित में से किस प्रकार क्रिया करता है? सांद्र SiO3, ब्रोमीन जल और जिंक से। चलिए हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। फिनॉल बनाने क्रिया विधि। सबसे पहले फिनॉल देखिएगा, फिनॉल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे विभिन्न विधियों से बनाया जा सकता है जिसमें दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि क्या है? इन्होंने पहला विधि लेकिन हमने दो विधियां बताया है। पहला विधि क्या है? क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड विधि। यह विधि औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनाने की सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इस विधि में निम्नलिखित चरण है। सबसे पहले बेंजीन और प्रोपीन का संघनन किया जाता है। बेंजीन और प्रोपीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्यूप्रीन प्राप्त होता है। अब इसी क्यूप्रीन का क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले बेंजीन और प्रोपीन का संघनन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? क्यूप्रीन प्राप्त होगा। फिर इसी क्यूप्रीन का हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में, तो जिससे क्यूप्रीन हाइड्रो पराक्साइड प्राप्त होता है। जब हम लोग क्यूप्रीन का ऑक्सीकरण कराएंगे वायु की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा? क्यूप्रीन हाइपो पराक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसी हाइड्रो पराक्साइड का क्या करा देंगे? विघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनोल और एसीटोन मिलता है। बस दैट्स इट। दूसरा कौन सा विधि है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल विधि। इस विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले बेंजीन का सल्फोनीकरण कराते हैं। तो बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर इसी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को क्या करेंगे हम लोग? सोडियम सल्फेट प्राप्त करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हम लोग बनाते हैं। फिर इसका क्या कराते हैं? फ्यूजन कराते हैं। क्या कराते हैं? फ्यूजन कराते हैं। तो प्राप्त सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। फिर इसका अम्लीकरण करा देंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर फिनोल प्राप्त कर लेंगे। अब फिनोल की अभिक्रिया सबसे पहले सांद्र NO3 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जब फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल बनाता है और यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा है जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है और यह भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगला है जब फिनॉल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। जब फिनॉल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजीन में क्या हो जाता है? अपचित हो जाता है। उसके बाद अगला इन्होंने दिया है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं सॉल्व करने का पूरा यहाँ पे अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। बेंजिल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को HNA3 के साथ क्रिया कराते हैं, एसीटोन को HCN के साथ क्रिया कराते हैं, टॉलुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है और एसिटल्डिहाइड को तनु क्षार से क्रिया कराते हैं। तो इसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर वहां से पढ़ लो। 10 महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पे आपका पूरा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको करना है तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसको मैंने पूरा करवा भी दिया है, कैसे प्राप्त करेंगे ये भी मैंने करवा दिया है पहले ही। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 7वां का है यहाँ पे HNO3 अथवा H2SO4 के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह कार्बन H2S एवं आयोडीन से अभिक्रिया करके किस प्रकार करता है, ठीक है ना, इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे मैंने इसका पूरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि और उनकी अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त किया जाता है मैंने यहाँ पे पूरा आपको करवा के यहाँ पे इसका एक फिगर भी बना दिया। चलिए इन्होंने दिया क्या है, किसी एक का या HNO3 का लिखिए या फिर H2SO4 की निर्माण विधि, मैंने यहाँ पे दोनों करवाया है। इसका पेपर मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण, तो नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते हैं। जब अमोनिया को प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ क्या प्राप्त होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा।
फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तन करेंगे, यही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है, जिससे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनते हैं, और नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है और ऑक्सीजन मुक्त करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल में विघटित हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन मैंने दिया है और ये यहाँ पे फिगर है, आप इसका फिगर बनाना है तो बना सकते हैं। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि, मैंने पूरा प्रोसेस, किसी एक को ही करना है तो आप इसको कर लीजिए। सबसे पहले गंधक का दहन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर इसका सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराते हैं तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब HNO3 और H2SO4 का कार्बन H2S और आयोडीन के साथ आप अभिक्रिया करा दीजिए तो ये प्राप्त होता है। यहाँ पे पूरा पूरा दिया गया है, जब कार्बन इसके साथ अभिक्रिया करता है, इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। जब सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, H2S के साथ अभिक्रिया करता है और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है। यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोड़ना बनता है, 5 नंबर का है। मैंने यहाँ पे पूरा पेपर ही आपका सॉल्व करा दिया। प्रोटीन के बारे में लिखा है, प्रोटीन क्या होता है, देखो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना था तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, वनस्पति स्रोत क्या होते हैं, फिर इसका मानव शरीर में क्या-क्या उपयोग है, ठीक है ना? फिर प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या समझते हैं, क्या-क्या कारण है विकृतीकरण के, ये सब मैंने यहाँ पे नोटेड करवा दिया है। तो ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का फुल पेपर सॉल्यूशन है एकदम आने वाला आपके बोर्ड के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।